Assalamu alaikum guys, hope you all are well. So in the previous lecture जो romantic age का previous lecture था part 1, उसमें हमने romantic age के बारे में डिस्कस किया। उसमें क्या क्या उस एज में क्या क्या चेंजेस आए वो डिस्कस किया, और उस एज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी उन सबको डिस्कस किया। और हम आज अपने आज के लेक्चर में उन पोइट्स को डिस्कस करेंगे, रोमांटिक एज के पोइट्स को। सो रोमांटिक एज पोइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट वन था वो थे लेक पोइट्स, एंड सेकेंड वन इज़ द स्कॉट ग्रुप, एंड थर्ड वन इज़ द यंगर ग्रुप। जो लेक पोइट्स हैं उनमें आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज एंड रॉबर्ट साउथे। इनको लेक पोइट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये तीनों जो थे फॉर लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने अपने जो ईयर्स हैं लाइफ के वो लेक डिस्ट्रिक्ट में गुजारे थे, इसलिए इन पोइट्स को लेक पोइट्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक पोइट्स के बारे में, फिर स्कॉट के बारे में, और फिर यंगर ग्रुप के बारे में। लेक पोइट्स, द लेक पोइट्स, जितने भी लेक पोइट्स थे उन्होंने अपना एक स्कूल बना लिया था। फॉर्म्ड अ स्कूल इन अ सेंस, इस सेंस में दैट दे वर्कड इन अ क्लोज कोऑपरेशन। उन्होंने बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ काम किया। एंड देयर लाइव्स वर स्पेंट इन लेक डिस्ट्रिक्ट, और उनकी जो लाइफ्स थी वो उन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट में स्पेंड की थी, पार्टली मतलब कि फॉर अ लॉन्ग और अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओनली वर्ड्सवर्थ थे वो वहाँ पे पैदा हुए थे, बट ऑल द 3 लिव फॉर शॉर्टर लॉन्गर पीरियड। दे आर लिंक टुगेदर बाय फ्रेंडशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके दरमियान में फ्रेंडशिप हुई, और फिर स्टिल फर्दर यूनाइटेड बाय द म्यूचुअल ऑर्डर ऑफ द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। इन तीनों के जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे वो समहाउ सेम थे, मतलब कि एक जैसे ही सोचते थे। दे हैड मैनी इन द पोएटिक बिलीव्स इन कॉमन। उनके बहुत से पोएटिक बिलीव्स जो थे वो एक दूसरे के से मिलते जुलते कॉमन थे। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ये दोनों एक दूसरे के साथ लंबे अरसे तक रहे। एंड प्रोड्यूस लिरिकल बैलेड, और इन्होंने प्रोड्यूस की लिरिकल बैलेड बाय जॉइंट एफर्ट इन 1798 में। ठीक है, दे हैड ओरिजिनल, मतलब कि वो ओरिजिनल जीनियस थे। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी इंसान को कि ये इंसान बहुत जीनियस है, वैसे इन दोनों को कहा जाता है कि ये सच्ची में जीनियस थे। एंड व्हाट दे हैव अचीव, और उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है इन द फील्ड ऑफ पोइट्री वर सपोर्टेड बाय साउदे। उसको साउदे ने सपोर्ट किया। हालांकि जो साउदे थे वो जो थे उन्होंने इतना, मतलब कि उनके पास इतनी क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं थी, और वो इतना मतलब कि फेमस नहीं हुए एज़ कम्पेयर टू विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज, लेकिन साउदी ने उनको बिल्कुल सपोर्ट किया था उनके आइडियाज़ में। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ रोमांटिक पीरियड, सबसे अच्छे और सबसे ग्रेटेस्ट पोइट थे। अब रोमांटिक मूवमेंट का जो ओरिजिनेटिंग का क्रेडिट है कि रोमांटिक मूवमेंट जिसने ओरिजिनेट की थी वो जाता है वर्ड्सवर्थ को। इन्होंने क्या किया, ही रिफ्यूज़ टू अबाइड एनी पोइटिक रूल्स एंड कन्वेंशन। मतलब कि फर्स्ट जो पहले क्लासिकल एज थी उसमें पोइटिक रूल्स थे, कन्वेंशन थी, रेगुलेशंस थी, पर इन्होंने सब कुछ अबाइड किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानूंगा, और अपना मतलब कि पोइट्री की फील्ड में एक अपना उन्होंने मतलब कि वे ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस किया या कायम किया कह सकते हैं। ही स्टूड अगेंस्ट मैनी जनरेशन्स ऑफ ग्रेट पोइट। उन्होंने बहुत से ग्रेटेस्ट पोइट जो थे जैसे और क्रिटिक्स जैसे कि ड्राइडन, पोप और जॉनसन, उनके अगेंस्ट ये खड़े हुए। एंड मेड वे फॉर न्यू टाइप ऑफ पोइट्री, और उन्होंने एक नई तरह की पोइट्री बनाई। इनके मुताबिक ही डिक्लेयर दैट, फर्स्ट मैंने कार्ड मैंने कहा नहीं लिखूँगी, फिर अगला जो पॉइंट था वो इसी के रिलेटेड था। ही डिक्लेयर दैट अ पोइट इज़ अ मैन विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। वो कहते हैं कि एक जो पोइट होता है उसके पास सेंसिबिलिटी होती है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है। वो हैड अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसके ह्यूमन के नेचर के बारे में बहुत कुछ पता हो। एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल होती है। एंड आर सपोज टू बी कॉमन अमंग मैनकाइंड, और उसको जितने भी मैनकाइंड है उनमें सबसे मतलब कि वो थोड़ा कॉमन होता है, सब में से सब आम से होते हैं और वो थोड़ा कॉमन मतलब कि हाँ कॉमन होता है।
कोई एक ही होता है बहुत सारे लोगों में। दिस स्टेटमेंट स्ट्रक डाउन द आइडिया ऑफ लिटरेरी कन्वेंशन बेस्ड ऑन रीज़न एंड रैशनैलिटी। फिर ये जो आइडिया था इनका कि वो नेचर के क्लोज होता है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव सोल होती है, वो सारा जो थे, ये जो स्टेटमेंट थी इसने जो आइडियाज़ मतलब कि लिटरेरी कन्वेंशंस थी जो क्लासिसिज्म की, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। विच हैज़ बिन ब्लाइंडली वर्शिप फॉर सो लॉन्ग, जिनको बहुत अरसे से मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन फॉलो किया जा रहा था। फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पोइट्री को ऐसे डिफ़ाइन किया, ही सेड दैट पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। सो ये जो स्टेटमेंट थी ये रिवोल्ट लेकर आई अगेंस्ट द ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द प्रेडिसेसर्स। मतलब कि जो पहले क्लासिक थे वो मानते थे जो इंटेलेक्ट और रीज़न होता है वो होता है एज अ बेस ऑफ पोइट्री, लेकिन जो ये वर्ड्सवर्थ उन्होंने कहा कि जो इमोशंस और इमेजिनेशंस फीलिंग्स वगैरह होती हैं वो होती है एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो इनके जो ये स्टेटमेंट है इसने उन क्लासिज्म की जो ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मतलब ये रिवॉर्ड लेके आई उसके अगेंस्ट। आगे करते हैं, वर्ड्सवर्थ रोट अ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ लिरिक्स। उन्होंने लिरिक भी लिखे इन विच ही कैन स्टेट द डीपेस्ट इमोशन, जिसमें उन्होंने वो बहुत ही डीप इमोशंस में चले गए। बाय द सिंपलेस्ट मीन, मतलब कि बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने इमोशंस को प्रेजेंट किया था जो कि आम कॉमन मैन भी इजीली समझ सके। अपने लिरिक्स में, इनके लिरिक्स में वी फाइंड एप्टनेस ऑफ फ्रेजेस, मतलब कि हमें बहुत से फ्रेजेस मिलते हैं। एप्टनेस का मतलब है कि लातादाद, एंड एब्सोल्यूट नेचरनेस का मतलब है कि उन्होंने वो नेचर पे लिखते थे। विच मेक द पोइम, जिसको अगर, और जो पोइम को ऐसा बना देता था कि अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो हम उसको एज अ लेंगे एज अ फेमिलियर फ्रेंड। ही यूज़, अच्छा, और वो यूज़ करते थे सिंपल एवरीडे लैंग्वेज एज अ टूल, मतलब कि जो एवरीडे लैंग्वेज होती है उसको टूल बना ताकि कॉमन मैन भी उसको समझ सके। बिसाइड लिरिक ही ऑल्सो रोट सोनेट, उन्होंने सोनेट्स भी लिखी, ओड भी लिखी। जैसे कि सोनेट है उनकी टू मिल्टन और वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, और ओड है ओड टू ड्यूटी, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। सो मुझे पता है मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ, सॉरी। बिसाइड द थीम ऑफ हारमनी बिटवीन मैन एंड नेचर, उन मतलब कि उनका जो था कि मैन और नेचर के दरमियान में एक हारमनी होती है, एक लिंक होता है। तो उन्होंने कहा कि इस लिंक के अलावा द हारमनी ऑफ वर्ड्सवर्थ जो थी, वर्ड्सवर्थ ऑन स्पिरिट, उनकी जो अपनी स्पिरिट थी विद द यूनिवर्स, मतलब कि उनकी स्पिरिट की जो हारमनी थी यूनिवर्स के साथ, ये भी विलियम वर्ड्स की पोइट्री ऑफ नेचर का एक इम्पोर्टेंट थीम था। आगे उनके जो वर्क्स हैं कुछ ही लिखे हैं मैंने, मतलब कि 3-4 ही लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे। लाइन्स कंपोज ऑन अ फ्यू माइल्स अबव टेंटन अबे, ये जो इनकी नेचर पे जो पॉइंट्स लिखे थे ना वो हैं, ये भी उन्होंने नेचर पे लिखे थे। टेंटन अबे में तो उन्होंने बताया था इंग्लैंड के बारे में कि इंडस्ट्रीज़ है इंग्लैंड में, तो हर टाइम स्मोक डस्ट ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन फिर एक दिन वो सुबह सुबह ब्रिज से गुजर रहे थे और फिर उन्होंने देखा कि हर तरफ कामनेस है, कोई उठा नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं है इंडस्ट्रीज़ का, नो स्मोक, उनको नेचर बहुत कूल लगी। सो सेकंड वन है यू ट्रीज, और द थर्ड वन द सिम्पल्टन पास। अब आ जाते हैं सैमुअल टेलर कॉलेज पे। द जीनियस ऑफ कॉलेज वॉज कम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ वर्ड्सवर्थ, जितनी वर्ड्सवर्थ की जीनियस थी उतनी ही कॉलेज की थी। वर्ड्सवर्थ डील विद द नेचुरलिज्म, ये वर्ड्सवर्थ जो है नेचुरलिज्म को डील करते थे, कॉलेज डील विद सुपर नेचुरलिज्म। और जो नेचुरलिज्म और सुपर नेचुरलिज्म है इसको हम जो एरा है रोमांटिक एरा, उसके दो इक्वल आस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि रोमांटिक एरा में नेचुरलिज्म पे भी डिस्कस हुआ है और सुपर नेचुरलिज्म पे भी डिस्कशन हुई है, तो दोनों इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, इसी वजह से दोनों एक दूसरे की तरह हैं, सेम। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया जिसने इनको इन्फ्लुएंस्ड किया लिखने के लिए। ही वॉज अ मैन ऑफ जायजेंटिक, का मतलब होता है बहुत बड़ी जीनियस के मालिक थे, मतलब बहुत ज़्यादा जीनियस थे। बट इनकी कुछ कमज़ोरियाँ भी थी, जैसे लैक ऑफ विल पावर, और ये एडिक्ट थे, ओपियम ईटर थे, मींस के नशा करते थे, जिसने इनको प्रिवेंट किया, मतलब कि इनको रोके रखा फॉर्म ऑफ अकॉम्प्लिशिंग मच इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। मतलब इन दो रीज़न्स की वजह से ये पोइट्री की फील्ड में इतना नाम, मतलब कि इतना ज़्यादा नाम नहीं कमा पाए, मतलब अच्छे फेमस पोइट थे। जितना कुछ भी इन्होंने लिखा है हैज़ हाई रिटन इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, मतलब नो डाउट कि वो हाई क्वालिटी का था, बट वो फ्रेगमेंटरी था, फ्रेगमेंट्स की सूरत में लिखा इन्होंने।
इट वॉज हावर इन द फील्ड ऑफ मतलब कि इन्होंने और भी फील्ड्स में काम किया, जैसे थियोलॉजी में, फ़िलोसफी में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, दैट और इन ये जो सारी फील्ड्स हैं इनमें इनका एक लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस था, मतलब कि अभी तक जाने जाते हैं वहाँ पर। हिज टू बेस्ट नोन पोइम्स जो हैं द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, क्रिस्टबेल फ्रेगमेंट्स की सूरत में है, कुबला खान इट इज़ ऑल्सो फ्रेगमेंट्री। जो एंशियंट मैरिनर है इसको पोइटिक मास्टरपीस कहा जाता है। दूसरी पॉइंट्स है इनकी लव, द डार्क लेडी, यूथ एंड एज, डिजेक्शन एंड ओड है ये, एटसेट्रा। अच्छा, इसमें तो राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है, इसमें इन्होंने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को बहुत डिस्कस किया, जैसे कि एक शिप पर एक बंदा जा रहा था, वो ये जो बंदा है उसने बहुत से सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को फेस किया और फिर एक शादी में किसी आदमी से मिला और उसको अपनी स्टोरी सुना रहा था, ठीक है। उसने मतलब कि डेड बॉडीज़ को देखा, एक परिंदे को देखा, बाल्ट्रोस उसका नाम था, बहुत से सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स थे क्रिस्टाबेल फ्रेगमेंट्स की सूरत में। और जो कुबला खान है, कुबला खान ऐसे है कि ये रात को, ये एक ड्रीम पर लिखी गई पोइम है। रात को सो रहे थे, सुबह उन्होंने ड्रीम देखा, सुबह उठे और उठते साथ ही उन्होंने वो ड्रीम को लिखना शुरू कर दिया। अब मतलब कि करीब करीब कोई 40 लाइन्स लिखी होंगी, तो उन्होंने मतलब कि डिस्टर्ब कर दिया किसी ने, उसके बाद ये पूरा नहीं हो सका उनका ये वाला काम। थर्ड वन इज़ द रॉबर्ट साउथ है लेक पोइट्स में, मतलब कि ही लैक्ड हायर क्वालिटीज़ ऑफ पोइट्री, मतलब कि इतना अचीव नहीं किया था इन्होंने पोइट्री में। और ही वॉज अ वरेशियस रीडर, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और वॉल्यूमिनस राइटर से मतलब बहुत ज़्यादा लिखते थे। हिज पोइम थलाबा, द कर्स ऑफ खैमा, मैंडोक और रोड्रिक आर बेस्ड ऑन मैथोलॉजी ऑफ डिफरेंट नेशंस, मतलब कि डिफरेंट नेशंस की मैथोलॉजी पर बेस्ड थी। ही रोट बेटर प्रोज दैन पोइट्री, पोइट्री से ज़्यादा अच्छा प्रोज लिखते थे। ही वॉज मेड, इनको बनाया गया पोइट ल्यूरेट इन 1813 और इनकी डेथ के बाद 1843 में वर्ड्सवर्थ ने ये टाइटल हेल्ड किया। अभी तो बहुत लंबा है। द स्कॉट ग्रुप, दे ब्रिज द एयर्स, इन्होंने जो सेकंड आउटबर्स्ट क्रिएटिव एक्टिविटी थी रोमांटिक पीरियड की, वो ये लेकर आए थे। इनमें पहला पोइट जो है वो है सर वॉल्टर स्कॉट। ये जो है वाज द फर्स्ट टू मेक द रोमांटिक पोइट्री पॉपुलर अमंग मैसेज। इन्होंने रोमांटिक पोइट्री को मतलब के मैसेज में बहुत पॉपुलर करवाया था। वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ और जो कॉलेज है उन्होंने अपनी एज में करवाया था, मतलब कि एज तो सबकी सेम ही है, लेकिन उन्होंने अपने टाइम में और इन्होंने अपने टाइम में करवाया था। इनकी पोइट्री है हिज मैरियन एंड द लेडी ऑफ द लेक गेन ग्रेटर पॉपुलैरिटी। इन वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की पोइम्स से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी इनकी दो पोइम्स की। लेकिन इनकी पोइट्री में वी डू नॉट फाइंड द डीपली इमेजिनेटिव क्वालिटी, इतनी इमेजिनेटिव क्वालिटी नहीं थी जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की थी। और इमेजिनेटिव क्वालिटी तो रूट है पोइटिक एक्सीलेंस की इन द एज ऑफ रोमांटिक एरा, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की निस्बत कम थी। स्कॉट की जो पोइट्री है अपील्स एंड अकाउंट ऑफ इट्स विविड पिक्चर, उसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स थी, हीरोइक कपलेट्स होते थे, एक्शन था, सक्सेशन ऑफ एडवेंचर्स होते थे। और यही जो एडवेंचर्स वगैरह बने ना, हिज ऑल पोइम्स कैप्चर द एटमॉस्फेयर ऑफ मिडल एजेस एंड द ब्रेथ, मतलब सुपर नेचुरल और सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स थे इनकी पोइट्री में, जिसकी वजह से इनकी जो पोइट्री थी वो यंग मैसेज में बहुत फेमस हुई थी। जैसे कि हम लोग भी है ना एडवेंचर्स और सीन्स वगैरह ये सब कुछ देखते हैं, तो इस वजह से ऐसे ही उनकी पोइट्री भी यंग मैसेज में ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। आफ्टर 1815 में 15 के बाद स्कॉट रोट लिटिल पोइट्री, मतलब कि उन्होंने बहुत कम पोइट्री लिखी और फिर वो प्रोज रोमांस की तरफ टर्न हो गए और उन्होंने नावल लिखने शुरू कर दिए और बहुत फेम भी कमाया उन्होंने नावल्स में। फिर आ जाते हैं थॉमस कैम्पबेल एंड थॉमस मोर, ये माइनर पोइट्स थे इसलिए इनके बारे में इतनी डिटेल नहीं लिखा। वर प्रोमिनेंट अमंग द होस्ट ऑफ माइनर पोइट्स हु फॉलो द वॉच ऑफ स्कॉट, जिन्होंने स्कॉट के रास्ते को फॉलो किया, रोट वर्सिफाइड रोमांस लिखा वर्स की फॉर्म्स में। द पोइम ऑफ मूर आर नाउ ओल्ड फैशन एंड लिटल इंटरेस्ट फॉर द मॉडर्न रीडर, आजकल के जो रीडर्स हैं वो उनकी पोइम्स में लिटल इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो चुके हैं। मूर ने इंजॉय किया था इमेंस पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग हिज टाइम, अपने टाइम में, लेकिन अब उनको ना एक माइनर रोमांटिक पोइट माना जाता है इन द मॉडर्न टाइम। फिर थर्ड वन आ जाते हैं यंगर ग्रुप। टू द यंगर ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोइट्स
कौन कौन है? बायरन है, शेले है, कीट्स हैं. दे रिप्रेजेंट द सेकेंड जनरेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म. आगे द पोइट ऑफ यंगर ग्रुप शो सम, इनके कुछ डिफरेंसेस थे द पोट टू द पोइट्स ऑफ ओल्डर ग्रुप्स. इस मतलब के विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं, उनके दरमियान में और इनके दरमियान में कुछ डिफरेंसेस थे. इट वाज बिकॉज द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़. रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के थे ना, फर्स्ट उनको अट्रैक्ट किया था इन आइडियाज़ ने, बट बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उनको रिपेल कर दिया वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने. लेकिन वही आइडियाज़ जिनको इन्होंने रिपेल किया था, ये पास्ट हो गए बायरन और शेले में, इस वजह से क्योंकि उन्होंने रिपेल किया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. सो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के दरमियान में. आगे है लॉर्ड बायरन. फर्स्ट वन, ड्यूरिंग हिज टाइम बायरन वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल रोमांटिक पोइट्स. अपने टाइम में रोमांटिक पोइट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था. एंड ही वॉज द ओनली हु हैड मेड इम्पैक्ट ऑन द कॉन्टिनेंट. मतलब कि उन्होंने इम्पैक्ट बनाया, अपने दिनों में भी वो फेमस रहे और आफ्टरवर्ड्स भी वो फेमस ही थे. ये क्यों था? दिस वॉज मेनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी. अपनी पर्सनैलिटी और ग्लैमर जो उनके कैरियर में था उसकी वजह से. बट एज हिज पोइट्री, अगर पोइट्री को डिस्कस किया जाए तो पोइट्री डज नॉट पोजेस द हाई एक्सीलेंस देन वी फाइंड इन शेले एंड कीट्स. जो शेले और कीट्स में थी वो इनमें नहीं थी. नाउ ही इज़ अकॉर्डेड अ लोअर पोजीशन. अब जो रोमांटिक पोइट्स की हायरार्की है उसमें इनकी पोजीशन जो है वो लो है, लोअर पोजीशन पर है. बायरन पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 2 कैंटोज, इन्होंने 2 कैंटोज लिखे थे. चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज, उस वो वाले जो कैंटोज उन्होंने उनको रातों रात फेमस कर दिया. एज ए सर्ट हिमसेल्फ, उन्होंने वैसे खुद भी कहा, आई वॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. यहाँ फाउंड भी आएगा. इट वॉज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हिज एग्जाइल. इनको इटली से एग्जाइल कर दिया गया, ये इटली में रहने गए और वहाँ से फिर एग्जाइल हो गए. दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज पोइट्री वॉज रिटन बाय हिम. जब वो अपने एग्जाइलेशन मतलब जिलावतनी के दौर में उन्होंने अपनी बेस्ट पोइट्री लिखी थी. बायरन जो हैं उन्होंने इन्जॉय नहीं किया हाई रेपुटेशन को एज अ पोइट, बट बिकॉज ऑफ हिज केयरलेस स्टाइल. मतलब कि कोई रूल्स रेगुलेशंस तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका स्टाइल दूसरे पोइट्स के निस्बत काफ़ी ख़राब था. पी.बी. शेले. पी.बी. शेले जो हैं एक रेवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट हैं. आइडियलिस्ट प्रॉफिट थे ये होप और फेथ के. मतलब कि इनको होप और फेथ था कि एक ना एक दिन ये जो चीज़ें चल रही हैं ये चेंज हो जाएंगी. अनलाइक बायरन जीनियस विच वॉज डिस्ट्रक्टिव. बायरन की जो जीनियस थी वो डिस्ट्रक्टिव थी क्योंकि उनका स्टाइल केयरलेस था, वो सही लिखते नहीं थे. शेले जो थे वो कंस्ट्रक्टिव थे, अच्छा लिखते थे. बायरन की जो मोटिव था पोइट्री लिखने का वो था प्राइड, कि मैं पोइट्री लिखूँगा, मुझे प्राइड मिलेगा, मैं फेमस हो जाऊँगा, ये होगा वो होगा. लेकिन इनका जो था वो लव था कि ये मैं पोइट्री लिखता हूँ मुझे और प्यार मिलेगा, मैं और पोइट्री लिखूँगा मुझे और प्यार मिलेगा वगैरह, ये था. इन हिज अर्ली डेज शेले केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन्स पोलिटिकल जस्टिस. ही सॉ दैट. अच्छा, उन्होंने ना देखा कि मतलब कि जितने भी इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है ना, किंग, प्रीस्ट, जितने भी ये लोग हैं वो सारे बहुत डाइवर्स फॉर्म है ईविल की, और रुकावटें बनते हैं हैप्पीनेस और प्रोग्रेस के दरमियान में. सो उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया अपने दिमाग में अ न्यू वर्ड विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ऑल दिस फॉर्म ऑफ एरर. जब ये तमाम के तमाम एरर्स और नफ़रत जो है ख़त्म हो जाएगी और एक नया दौर शुरू होगा. द एसेंस ऑफ ऑल हिज पोइटिकल वर्क, उनकी जितना भी उन्होंने पोइटिकल वर्क लिखा उसमें सिर्फ उन्होंने न्यू बॉर्न एज की प्रोफेसीज की हैं कि नया दौर आएगा, ये होगा वो होगा. उसके बाद आ जाता है इन हिज फर्स्ट लॉन्ग पोइम, उनकी थी क्वीन मैब, जो उन्होंने 18 ईयर्स ओल्ड थे जब वो लिखी थी. ही कंडेम्स, उन्होंने स्टायर किया किंग्स, गवर्नमेंट, चर्च को, प्रॉपर्टी को, मैरिज को और क्रिश्चियनिटी को. अगले उनके जो काम हैं अलास्टर, जूलियन एंड मेडेलो. और ये जो हैं ये इनकी ऑड्स हैं अबाउट नेचर पे लिखे हैं. टू द स्काईलार्क, टू क्लाउड्स एंड ऑड्स और टू वेस्ट विंड. यहाँ पर ना मेरा जो कीट्स का काम है वो दूसरे रजिस्टर में है, सो आई हैव टू चेंज द रजिस्टर.
आ जाते हैं जॉन कीट्स पे। जॉन कीट्स जो थे इतने में पैदा हुए अक्टूबर 13 1795 में लंदन में इंग्लैंड में, और इतने यहाँ पे उनकी डेथ होगी पेपल स्टेट इटली में। इंग्लिश के रोमांटिक लिरिक पोइट थे जिन्होंने हु डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ, इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट थी, मतलब कि अपनी जवानी में ही फोत हो गए थे ये 28 आई थिंक 28 या हाँ जी 28 की एज में। हिज शॉर्ट लाइफ टू द परफेक्शन ऑफ पोइट्री, उन्होंने पोइट्री को परफेक्ट करते करते गुजार दी, मतलब कि उन्होंने परफेक्ट कैसे किया, विविड इमेजरी यूज़ की, सेंशियस अपील की, और अटैम्प्ट थी टू एक्सप्रेस अ फिलोसफी थ्रू क्लासिकल लेजेंड। आगे जो जॉन कीट्स हैं रोट सोनेट्स ऑड्स और एपिक्स, सोनेट्स लिखते थे, ऑड्स लिखते थे, एपिक्स लिखते थे। उनकी जो ग्रेटेस्ट पोइट्री वॉज रिटन है सिंगल ईयर, एक ही साल में लिखी, क्योंकि उनके पास जल्दी मर गए थे ये, ही डाइड अर्लियर। सो जो इनकी अच्छी वाली पोइट्री वो एक ईयर में, लैमिया, द ईव ऑफ एस.टी. एजेंस, द ग्रेट ऑड्स, ये सारी इनकी हैं, ठीक है। एंड टू अनफिनिश्ड वर्जन ऑफ एन एपिक अ हाइप्रॉन, एपिक इन्होंने लिखी थी। जॉन कीट्स डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ टू द परफेक्शन ऑफ पोइट्री, जैसे कि हमने पीछे भी ये पढ़ लिया। इन 1818 ही वेंट ऑन अ वॉकिंग टूर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट में गए। हिज एक्सपोजर एंड ओवर एक्सर्शन ऑन दैट ही ब्रॉट ऑन द फर्स्ट ट्रायम्फ ऑफ टीबी, मतलब कि इनको सिम्टम्स हो रही है, सिम्टम ऑफ टीबी, इनको टीबी का सिम्टम पता चला और बाद में इनकी लाइफ एंड हो गई। कीट जो थे एक प्योर पोइट थे। कीट इज़ अ प्योर रोमांटिक पोइट, ही राइट्स पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री, वो पोइट्री लिखते कि पोइट्री की सेक की वजह से, ठीक है। जैसे कि ही बिलीव्स इन आर्ट फॉर आर्ट सेक, मतलब कि आर्ट, मतलब कि पोइट्री आर्ट पर लिखते थे आर्ट की वजह से। ही डज नॉट राइट पोइट्री फॉर एनी पल्पेबल डिज़ाइन और एनी प्रोपेगेंडा, जैसे कि मतलब कि इनका मेजर कंसर्न था प्लेजर देना, मतलब कि खुशी देना। और जो दूसरे रोमांटिक पोइट्स थे वो क्यों लिखते थे, प्रोपोगेशन के थ्रू ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, जैसे वर्ड्सवर्थ और शेले हैं वर इन फेवर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनका एक अपना ऑब्जेक्टिव था इसमें। बट जो कीट्स हैं वो लेस कंसर्न थे सोशल इश्यूज ऑफ लाइफ की वजह से। लव फॉर नेचर जो था इनका सबसे अच्छी करेक्टरिस्टिक्स थी। कीट्स ऑल्सो लव नेचर बट लव नेचर फॉर द सेक ऑफ नेचर, वही नेचर को नेचर के लिए ही प्यार करते थे ये। ही डज़ नॉट गिव एनी थेरी और आइडियोलॉजी अबाउट नेचर, जैसे कि पहले लोग हैं वो थेरीज पेश करते थे नेचर पर, नेचर ऐसा है नेचर वैसा, लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे, मतलब कि ये सिर्फ ब्यूटी को एडमायर करते थे। बट ऑन द अदर हैंड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज नेचर, कॉलरीज ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बताया, शेले इंटेलेक्चुअलाइज नेचर, इन्होंने नेचर में इंटेलेक्ट को ढूंढा। बायरन इज इंटरेस्ट इन द विगरस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। कीट्स वॉज अ प्योर पोइट एज डज नॉट प्रोजेक्ट एनी थेरी इन हिज पोइट्री, मतलब कि नेचर के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नेचर नेचर ही है। और ये जो है ये हम जब कीट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ 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 कमेंट कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को पूरा का पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच प्लीज़। और हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे जितने भी नोट्स होते हैं ना, हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि मैं रजिस्टर पर समझाती हूँ तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो मैं उनकी मतलब कि उनकी बेसिस पे समझाती हूँ। तो मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनके जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं और उनके जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। बट ये जो है ना, ये जितने भी मैंने काम लिखा है आप देखें, ये सारा तो मतलब कि आप लोग वैसे भी नोट कर सकते हैं क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन वीडियो में कैप्चर भी किया है। सो अगर फिर भी इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मतलब कि फॉर कन्वीनियंस के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें अगर आप लोगों को पसंद आते हैं नोट्स, सो लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी पिक्चर्स क्लिक करके। थैंक यू सो मच गाइस।